नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आज विशेष वार्तालाप हमारी होगी एक वरिष्ठ पत्रकार से। व्यापक स्तर पर चर्चा हो सकती है निसंदेह, लेकिन फिर भी समयाभाव के कारण कुछ चर्चा आप दर्शकों के बीच में हम करना चाहेंगे। उनसे बातचीत हम कर रहे हैं और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो यहाँ ही नहीं बल्कि नोएडा में अमर उजाला के लिए अपनी पत्रकारिता के लिहाज से अपनी पहचान बनाई है और उनसे वार्तालाप करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया के लिए। सबसे पहले क्लाउड वेब इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। आज हम पलामू से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, कुछ अपने पत्रकारिता के जीवन से बात करेंगे, कुछ पलामू की जो विभूतियां हैं, पलामू के लिए जो गर्व के विषय हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे सवाल होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो पलामू के बारे में बता पाऊं। मैं अपने शब्दों में हरदम कहता हूं कि पलामू शौर्य और सौंदर्य की धरती है। अब शौर्य और सौंदर्य से लेके जो सवाल मेरे सामने आएंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दर्शकों को इतना बतला पाऊं कि वो पलामू को जानने के बारे में और ज़्यादा उत्सुक हों। जी हाँ दर्शकों, ये सारी बातें होंगी। ये हैं प्रभात मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए बातों में आते हैं। ये पत्रकारिता आपके जहन में कब आई, और आई भी तो इतना व्यापक तरीके से आई कि आप आज अमर उजाला के लिए पत्रकारिता करते हैं। मैं इसमें एक सवाल और भी जोड़ना चाहूँगा कि पलामू में पत्रकारिता की, या अगर की तो कब छोड़ी, और क्यों कर ऐसा हुआ कि हमारा अमर उजाला के लिए नोएडा में जाकर के आपने पत्रकारिता करना शुरू कर दी। क्या कुछ है इसके बीच में? देखिए, 1993 में दिसंबर का महीना था। संभवतः 12-13 दिसंबर को मैं पटना में था। श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन में गया था। यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, रामेश्वरम जी, वो लेकर गए थे वहाँ मुझे। वहाँ उत्तम सेन गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर आए थे। उन्होंने कहा कि जाओ उनसे ज़रा मिल लो। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरे ऑफिस में, बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी, मैं हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ, कि मेरे ऑफिस में आप कल 3 बजे आइए। मैं ठीक 3 बजे वहाँ पहुँचा। 3 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं बिहार के जो कि सही समय पे आए हैं। फिर उन्होंने चर्चा शुरू की तो कहा कि आपको अपने शहर के बारे में कुछ जानकारी है, क्या वहाँ नया हो रहा है? मैंने कहा कि हाँ, हमारे शहर में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? तो मैंने सारी जानकारी उनको बता दी। तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट ए वर्किंग जर्नलिस्ट बट यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टूर्नामेंट। मैं मुस्कुराने लगा। कहा कि, तो पूछे कि व्हाट इज़ योर सोर्स, कि आपका सोर्स क्या है? तो मैंने कहा कि फॉर्चुनेटली माय फादर प्रोफेसर एस सी मिश्रा इज़ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो उन्होंने कहा कि गो एंड कवर इट। मैं वहाँ से चला आया यहाँ पटना से। मैंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो थे उनको फ़ोन किया कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कवर करूँगा, मेरा भी एक पास बन जाना चाहिए। आया मैं यहाँ। आने के बाद पास के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, तुम वीवीआईपी कार्ड दे के मुझे वहाँ गया। सारे लोग प्रेस के बैठे हुए थे, मैं अलग बैठ के ये कर रहा था। वहीं से मैंने रिपोर्टिंग की। अगले दिन अखबार में जब खबर छपी तो किसी भी पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खबर उसकी बाईलाइन छप जाए। और सौभाग्य से मेरी पहली रिपोर्ट ही बाईलाइन छपी थी। पत्रकारिता की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे हेडिंग अभी तक याद है, वुमेन सॉकर इनॉग्रेटेड। और वहाँ मैंने बाईलाइन देने का तरीका अलग है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बाई प्रभात मिश्रा। खबर छप गई, अगले दिन पूरी चर्चा हो गई। चर्चा हुई तो फिर उस समय यहाँ एसपी हुआ करते थे अमिताभ चौधरी जी।
उन्होंने पूछा जो आयोजन सचिव थे उनसे कि भाई कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए पटना से आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ से कोई नहीं आए हैं यहीं के। तो यहाँ रूबी जी भी एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब के बड़े बेटे हैं, कहाँ हैं वो? तो दूसरे दिन भी मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था। फिर मुझे वहाँ से बुलाया गया। सारे लोगों का जो प्रेस का कार्ड बना हुआ था उस पर सिग्नेचर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का था, मेरे कार्ड पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर था। फिर मैं प्रेस गैलरी में बैठने लगा और वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। और सबसे सौभाग्य की बात थी, किसी भी व्यक्ति के लिए मैंने बड़ी बात होती हो कि वो अपनी पहली रिपोर्ट लिख रहा हो तो उसकी माँ वहाँ बगल में बैठी हो। जिस गैलरी में बैठा बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी और आयोजन में उसके पिता लगे हुए हैं। बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। वो महिला फुटबॉल की कवरेज हुई। फिर मैंने एमए उसी समय में पढ़ता था, एमए कर लिया। तो हुआ कि चलो एमए करके मैं, उत्तम सेन गुप्ता ने कहा कि ठीक है तुम उसके बाद आना मेरे पास। तब तक यहाँ से नवीन मेल की शुरुआत हो गई। वहाँ बात चली, वहाँ मेरी नौकरी हो गई और हम लोग 3 लोग यहाँ के ने, इस शहर से बाहर तो पत्रकारिता में नौकरी करने वाले कई लोग हुए। यहाँ भी जो लोग करते थे वो कैरियर की शुरुआत उनकी नौकरी से नहीं हुई थी, वो अंशकालिक पत्रकार हुआ करते थे। मैं, गंगेश गुंजन और सत्यकेतु संजय पलामू जिले के ये पहले 3 लोग हैं जिन्होंने कि पलामू में ही नौकरी शुरू की और बतौर मैंने संवाददाता या उपसंपादक जो कह लीजिए, और नौकरी वेतन लेकर की। तो हम लोग पहले 3 पत्रकार थे यहाँ। वहीं से कैरियर शुरू हुआ। फिर राष्ट्रीय नवीन मेल यहाँ शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय नवीन मेल में शुरुआती दौर में मैं खेल और लोकल खबर करता था। फिर यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, 17th नेशनल सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट। उसका कवरेज हम लोगों ने खूब किया, बहुत रिपोर्टिंग हुई उसकी। तो एक खेल पत्रकार के रूप में मेरी पहचान बनी, जो कि अंत तक बनी रही। अभी भी पुराने लोग यही कहते हैं, वही ना प्रभात सुमन जो खेल देते थे। फिर कई टूर्नामेंट हुए, औरंगाबाद के टूर्नामेंट में कवरेज के लिए गया, पटना भी वनडे कवर करने के लिए गया। फिर यहाँ पत्रकारिता शुरू हुई। यहाँ की भी पत्रकारिता में फिर बाद में मैं जनरल डेस्क का इंचार्ज हो गया। जनरल डेस्क के इंचार्ज बनने के बाद फिर ज़्यादा डेस्क पे ही काम करता था, लेकिन खबर ज़रूर लिखता था। हर हफ्ते 1-2 खबर में बाईलाइन होती थी या नहीं भी हो। ये सिलसिला चलते रहा। तो उसी दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक बिल क्लिंटन, उनके ऊपर स्टार रिपोर्ट आई थी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो किताब यहाँ आई तो संपादक थे वेद प्रकाश वाजपेयी जी। उन्होंने मुझे वो किताब दे दी, कहा कि इसका ट्रांसलेट कीजिए, ये अखबार में छपेगा। अब बड़ा ये था, उस किताब में कहीं कहीं भाषा ऐसी थी कि लिखना बड़ा ये लगता था कि वही अखबार मेरे घर में मेरी पत्नी पढ़ेगी, मेरे पिताजी पढ़ेंगे। तो वेद जी ने कहा कि सुमन जी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपके पिताजी भी साहित्य के शिक्षक हैं, लेखन में कोई अश्लील और श्लील नहीं होता है, आप लिखिए। खैर मैंने वो पूरी रिपोर्ट ट्रांसलेट की। तो पहले भी मैं करता था, लेकिन उस रिपोर्ट को ट्रांसलेट करने के बाद 1 महीने तक राष्ट्रीय नवीन मेल का बॉटम छपता था, और उस 1 महीने तक लोग ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से अखबार पढ़ते थे। ये स्थिति थी। क्या बात। तो वो एक ट्रांसलेशन का बड़ा ये हुआ। ये चलते चलते करीब 5.5-6 साल तक ये सिलसिला डाल्टनगंज में चला। यहाँ मैंने हर विधा सीख ली। स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग, लोकल की रिपोर्टिंग, इंटरव्यू करना होता था तो मैं घुस जाया करता था। LK आडवाणी जी का इंटरव्यू मैंने घुस कर लिया, रामविलास पासवान का घुस के किया, ठाकरे जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा का, उनका, अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनका, मैंने सभी का इंटरव्यू मैंने खूब किया, खूब लिखा यहाँ। लेकिन इस शहर की एक सीमा थी, और फिर मुझे लगा कि अब इस सीमा से मुझे बाहर जाना चाहिए। सीमा कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब एक दायरा, छोटा शहर होने का, या फिर जिस अखबार में था उसका सर्कुलेशन 2-4 जिलों में हुआ करता था।
जिस स्थिति की ओर मैं बढ़ रहा था तो मुझे ब्रेक चाहिए था, जबकि उसके पहले मैं यहाँ आकाशवाणी में भी मेरे कार्यक्रम आते थे, दूरदर्शन का मैं कैजुअल अनाउंसर था, मैंने उस विधा पे भी मैंने अपनी पकड़ बना ली थी। तो मैं अमर उजाला में गया जालंधर, उस समय जालंधर संस्करण शुरू हुआ था, ये मई 2000 की बात है। कैसे जाना हुआ वहाँ? अब वहाँ मतलब यहाँ तो अच्छा खासा कर रहे थे आप, तो वहाँ फिर कैसे? हाँ, एक बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। अच्छा, बड़े संस्थान में, बड़े अखबार में। तो वहाँ रामेश्वर पांडे जी संपादक हुआ करते थे जी। मैं उनके पास गया तो सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेजी का टेस्ट लूँगा कि तुम तो जहाँ से आए हो वहाँ हिंदी का वार्ता का वहाँ ये है, एजेंसी है, वहाँ हिंदी की खबरें आती होंगी, वही बनाते होगे, ऐसे पढ़ाई क्या हुई है तुम्हारी? मैं बताने लगा तो धीरे धीरे बात खुलते गई। अंग्रेजी, पिता अंग्रेजी के शिक्षक। फिर कहा कि ट्रांसलेशन अगर कर लोगे तो अमर उजाला में वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने ट्रांसलेशन दिया, ट्रांसलेशन मेरा सही हुआ। उन्होंने कहा कि कब से ज्वाइन करोगे? तो तुरंत किसी बड़े संस्थान में, आप बहुत छोटे जगह से हों और बड़े संस्थान में नौकरी मिल जाए। मैंने कहा कि सर कुछ दिन समय दीजिए। उस समय मेरे भतीजे का जन्म हुआ था और मैं बाहर था, तो हर आदमी को अपने घर का मोह होता है, परिवार का मोह होता है। मैंने कहा चलो उसके 27 में शामिल हो लूँ, तभी फिर वहाँ से लौटा, उसके 27 में आया। मैंने 1 जून से वहाँ फिर हाँ, अमर उजाला जालंधर में मैं रहा। वहाँ जाने के बाद अब परेशानी ये हुई कि भाषा की परेशानी होती थी। वहाँ लोग गुरुमुखी में लिखते थे, गुरुमुखी में बोलते थे, वो समझ में नहीं आता था। तो मैंने वो भाषा भी सीखी वहाँ। आज गुरुमुखी में अब मैंने उतना पहले ऐसा बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन समझ लेता हूँ, लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ। तो 2.5 साल वहाँ रहा। वहाँ भी पहले जालंधर डेस्क पे सेकंड इंचार्ज था, फिर अमृतसर डेस्क का इंचार्ज बना, उसके बाद फिर जनरल डेस्क पे आया। वहाँ भी फिर एक बार मौका मिला, राष्ट्रीय खेल हो रहा था पंजाब में, तो फिर खेल का प्रभारी वहाँ भी कोई 15-20 दिनों तक अमर उजाला में भी रहा। वहाँ की पत्रकारिता के बाद फिर लगने लगा कि अब जालंधर भी मेरे इससे ये हो रहा है। तो मैं दैनिक जागरण दिल्ली आ गया। दैनिक जागरण दिल्ली में आने के बाद फिर कोई 10-11 महीने तक वहाँ सीधे काम करने के बाद फिर वहाँ भी मैं जनरल डेस्क का इंचार्ज बना दिया गया। तो ये बड़ी ये बात थी कि तब तक मैं जब आगे चीज़ बताऊंगा तब बताऊंगा कि मेरा शहर कितना बड़ा है। वो मुझे 2 साल पहले पता चला कि मैं कितने बड़े शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन उस समय तो मन में था कि बड़े छोटे शहर का हूँ। फिर वहाँ दैनिक जागरण में 5.5 साल रहा, फिर 4.5 साल नई दुनिया में रहा, उसके बाद फिर एक नेशनल दुनिया अखबार में फिर कोई 4 साल रहा। फिर आउटलुक मैगज़ीन है, बहुत प्रतिष्ठित मैगज़ीन है हिंदी की, उसमें करीब 4 साल रहा। अभी पिछले 3-3.5 साल से मैं नोएडा अमर उजाला में। सीमा की आपने बात की, लेकिन एक निश्चित रूप से पत्रकारिता के दृष्टिकोण से एक पत्रकार की दृष्टि जो है बड़ी सूक्ष्म गई और सीमा को विस्तृत कर दिया। वो प्रभात मिश्रा पत्रकार, जितना मैं जान पाता हूँ उनको, वो इतिहास को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। क्या कुछ है इस बीच का रहस्य कि आप इतिहास को इतने अच्छे से समझ पाते हैं और बहुतेरे जो अपने यहाँ का जो पलामू का इतिहास है, उस इतिहास को समझने में और उन अनछुए पहलुओं को आपने लोगों के बीच में रखा है? क्या कुछ है इसके बीच का रहस्य? कैसे कर पाते हैं आप? कहाँ से एनर्जी मिलती है आपको? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि शौर्य और सौंदर्य की धरती है, लेकिन इसके संग एक कभी कभी जो उच्चारण में हम लोग छुपा लेते हैं ना, साइकोलॉजी में पी से होता है तो पी छुपा लेते हैं, तो समस्या भी है यहाँ। तीसरा स जो है यहाँ का, वो समस्या है। और वही समस्या पूरे देश में जानी जाती थी कि पलामू मतलब समस्या का घर, पलामू मतलब अकाल, पलामू मतलब सुखाड़, पलामू मतलब नक्सली। यही सब सुन के और पढ़ के हम लोग बड़े हुए थे। नेशनल मीडिया में भी यही आता था, पलामू के ऊपर अकाल, पलामू के ऊपर अकाल के ऊपर। बहुत बड़ी पुस्तक यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे कुमार सुरेश सिंह, उन्होंने लिख दी। फणेश्वर नाथ रेणु ने ऋणजल धनजल किताब लिखी, तो उसका एक चैप्टर ही पलामू के अकाल के ऊपर हो गया।
तो पढ़ना तो वो सीखा मैंने। जहाँ भी पढ़ता था बड़े बड़े पत्रकार आते थे देश के यहाँ और लेके क्या जाते थे कि पलामू में तो ये है। यहाँ से तो बंधुआ मुक्ति चौपाल शुरू हुआ, यहाँ के बंधुआ मजदूरों पे काम शुरू हुआ, तो बंधुआ के चलते लोगों ने बंधुआ मजदूरों की स्थिति पे लेखन हुआ, वो खूब चर्चित हुआ, बहुत ऊपर तक कई बातें। लेकिन किसी ने यहाँ का शौर्य नहीं देखा। सौंदर्य तो देखा, उसकी भी मैं चर्चा कर दूंगा। इस शौर्य के नाम पे हम लोग केवल करते रह गए कि भाई राजा मेदिनी राय हमारे यहाँ के हैं, और फिर अगर बहुत बड़े त्याग की बात हम लोग करते रह गए तो नीलांबर पीतांबर हमारे के हैं। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। जो यहाँ का इतिहास मिलता है, किताबें मिलती हैं, उसमें इन कुछ चीज़ों की चर्चा ही नहीं है। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से आगे भी बढ़ा, जो निर्णायक जंग जब हुई, तो उसकी चर्चा मुझे कहीं मिली ही नहीं। पलामू किताबों में भी देखने को आमतौर पर नहीं मिल पाती है। नहीं, पलामू के ऊपर जितने इतिहास हैं वो 2 या कोई 10 पन्ने की किताब का चैप्टर है, किसी में 15 पन्ने का है, किसी में 8 पन्ने का है। लिस्ट दिया हुआ है कि आंदोलन हुआ पलामू में, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ऐसे आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ, पोस्ट ऑफिस पे हमला हुआ, यहाँ थाना को जला दिया गया, यहाँ ये हुआ। लेकिन उसमें शामिल कौन कौन रहे उनका केवल नाम दिया हुआ था, ये शामिल रहे। तो हम लोग भी वही पढ़े भाई, वही जानते रहे। अब उसमें क्या हुआ कि अचानक एक दिन यहाँ पलामू स्पोर्ट्समैन ग्रुप है, हर जगह मैं थोड़ा खेल का भी रिपोर्टर तो फुटबॉल का ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन खिलाड़ी में क्रिकेट का हुआ करता था। तो उसमें क्रिकेट खिलाड़ियों का ग्रुप है, उसमें एक सुधीर सहाय जी हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डालते ही हैं कि भाई ये है वो है, अपने विचार डालते हैं, कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने लिख के डाला कि ये मेरे दादाजी का हस्ताक्षर है, जो कि भारतीय संविधान पे 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अब जो देखना मुझे तो लगा कि मेरे शरीर को तो एकदम करंट मार गया। क्या मेरे शहर के आदमी और संविधान सभा के सदस्य, जिससे पूरा देश चलता हो, जिस पे 284 आदमी के हस्ताक्षर, उसमें एक आदमी हमारे यहाँ का। बड़ी चौंकने वाली स्थिति थी और लगा कि अरे तब तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। फिर मैंने उनसे संपर्क किया कि वो क्रिकेट खेलने के दौर में भी मेरे साथी रहे थे, सीनियर थे हमसे, मेरे पिताजी के छात्र भी थे। उनके परिवार में जितने भी लोग थे वो कहीं न कहीं से मेरे परिवार से, यदुवंश सहाय जी के तीनों भाइयों के परिवार थे मेरे यहाँ का, निजी जुड़ाव रहा था। लेकिन उस निजी जुड़ाव के बाद भी हम लोग नहीं जानते थे। बातचीत शुरू हुई 13 अगस्त 2020, पलामू के इतिहास का बहुत अद्भुत दिन है। उसी दिन मेरी बात हुई यदुनंदन सहाय, मोहन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं। अब उन्होंने जो जानकारी जब देनी शुरू की तो अद्भुत जानकारियाँ निकलने लगी। उन्होंने कहा कि केवल मेरे पिताजी ही नहीं थे संविधान सभा के सदस्य, हम लोग उनको चाचा जी बोलते थे, अमीय कुमार घोष, गोपा बाबू वो भी थे। अब तो मैं एक झटके से मैं गर्व की ओर बढ़ रहा था, तब तक एक और झटका लग गया। अरे दूसरे आदमी भी, मतलब करीब करीब 284 में 2, मतलब 1% के आसपास संविधान पलामू का, और पलामू वाले जानते ही नहीं। तो फिर यदुवंश सहाय के ऊपर काम शुरू हुआ मेरा, और अनायास शुरू हुआ, कहीं से नहीं था। उसके पहले मैं पलामू के सौंदर्य पे कुछ कुछ लिखा करता था, पलामू के खान पान की चीज़ों पे लिख दिया, कभी हमारे यहाँ बेतला है बहुत बढ़िया ये है, तो छोटा छोटा 200-250 पीस का मैं अपना लिखा करता था। छोटी छोटी बातें आती थी पलामू की, मैं उसको लिख दिया करता था। तो वहाँ से ये शौकिया तौर पे शुरू हुआ। फिर स आया मेरे जीवन में जो शौकिया हुआ, लेकिन उसमें अगला क्या हो गया कि एक और स जुड़ना था, वो शोध हो गया। वहीं से शुरुआत हुई। यदुवंश सहाय जी के ऊपर मैंने लिखना क्या शुरू किया कि पलामू की रत्नगर्भा धरती जो है, इसमें खनिज पदार्थ भी हैं, जंगल भी है, सब कुछ है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी इतने थे, संविधान में इतना बड़ा योगदान था। वो जब निकलना शुरू हुआ तब तो फिर केवल यदुवंश सहाय जी के ऊपर मैं चर्चा करूं तो 2 से 3 घंटे तक बात मैं करते जाऊंगा और कहानियां निकलते जाएंगी। यदुवंश सहाय सबसे पहले जेल जाने वाले यहाँ के आदमी। पूरे देश में 9 अगस्त से गिरफ्तारी 1942 में शुरू होती है, उनको 6 अगस्त को ही पकड़ लिया गया था। अच्छा, यदुवंश सहाय? हाँ, यदुवंश सहाय को 6 अगस्त 1942 को पकड़ लिया गया। सारे नेता गांधी जी वगैरह सब 9 अगस्त को पकड़े गए हैं, लेकिन ये 6 अगस्त को पकड़ लिए गए। जब इनको पकड़ने पुलिस जाती है तो जेठन सिंह खरवार बाद में यहाँ के सांसद भी हुए। पहले सांसद वही थे आज़ाद भारत के।
वो उस दिन वहीं थे। वो पीछे से गए, वो जा रहे थे, दरोगा से कहा कि कुर्ता तो पहन लो कम से कम, तो हाँ हाँ कुर्ता पहन लीजिए। वो पीछे से गए कि अब का होई, तो कहें कि रोहन भागूँ और अपन हिसाब से क्रांति करूँ, देश के आज़ाद करावेला बहुत जरूरी बा। चेतन सिंह घरवार घर के पीछे से निकल जाते हैं, ये जेल चले जाते हैं। उसके बाद तो फिर मास अरेस्टिंग पलामू में कितने लोग जेल गए उसकी कोई संख्या नहीं है। भाइयों की जोड़ी हर जगह झारखंड में, देश में, दो भाइयों की जोड़ी कुंवर सिंह, अमर सिंह से लेके एक सिलसिला है, लेकिन हर जिले में एक या दो भाइयों की जोड़ी होती थी। पलामू एक ऐसी जगह है जहां 1942 की क्रांति में 5 सगे भाइयों की जोड़ी जेल गई थी। 5 सगे भाई, यदुवंश सहाय, उनके भाई उमेश्वरी चरण जी, गणेश प्रसाद वर्मा, उनके भाई नंदा वर्मा, वेद प्रकाश भसीन, उनके भाई तीरथ प्रकाश भसीन, नीलकंठ सहाय, उनके भाई ऋषि कुमार सहाय, हजारी प्रसाद शाह, नारायण शाह। कहीं ऐसा मिला ही नहीं मुझे। ये तो अद्भुत है एकदम। और ये आप ही कर सकते थे। आपका दृष्टिकोण जो इस तरह की होती है, इतिहास को जानना समझना, और न केवल जानना समझना बल्कि इतिहास से निकाल करके, जैसे आपने एक जिक्र में कहा था कि समुद्र में से तेल निकाल लेने के बराबर, तो उस तरह की भूमिका आपकी रहती है इतिहास में। आपको किताबों से भी बहुत शौक़ है। अभी मैंने कुछ देर पहले, मेरे सामने जब मैं आपके यहाँ आया तो मैंने देखा कि आपके लिए किताबें आई हैं पार्सल। क्या कुछ है किताबों का प्यार ये? देखिए, किताबों से हुआ ये कि मेरे जीवन में पिता का दिया हुआ सब कुछ होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैंने सीखा है सब कुछ जो अपने जीवन में, वो 3 का योगदान बहुत बड़ा है। अच्छा। 3 में एक तो बहुत ही विद्वान आदमी थे, और 2 लोगों तो ऐसा है कि जो मैंने अपना हस्ताक्षर करना लोग केवल, तो मेरे दादाजी, अगर किताब पढ़ने की आदत डलवाई उन्होंने तो हम दोनों भाइयों को, और किताब पढ़ने के लिए हमें पैसा भी मिलता था। इतना पेज पढ़ लोगे तो पैसा देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब ये माने दी जाती थी जिम्मेवारी कि पैसा मिलेगा भाई, पढ़ो किताब। हाँ, पढ़ो। अरे क्या। हाँ, तो हम लोग दोनों भाई बैठते थे, और बाबा के पास कम से कम 10 बक्से थे किताब के। क्या। तो हम लोग उसमें कुछ पढ़ते थे, कभी कल्याण पढ़ लिए, कभी कुछ ये पढ़ लिए। मेरे दादाजी राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे, तो कभी उनकी किताब पढ़ लिए। उसके पहले जिस जगह से जुड़े रहे, गायत्री पीठ की किताबें थी तो वो पढ़ लिए। मैंने बिना समझे हुए पढ़ जाते थे, पढ़ गए, उसके बाद कभी ना कभी काम देगा ही वो, इस हिसाब से पढ़ जाते थे। एक बार क्या हुआ, और कुछ फ़ोटो भी काटते थे। हर बच्चे को मज़ा आता है कि रंगीन फ़ोटो मिल जाए तो काटे। हम लोग भी काटते थे फ़ोटो। वो कहते थे चलो काट लो, कोई बात नहीं है। एक बार क्या हुआ कि 8 किताबें हम लोगों को, बक्सा हम लोगों ने खोला, द बुक ऑफ नॉलेज। अरे वो एकदम चिकने पन्ने पे वो किताब थी, और बहुत बढ़िया। हम लोग कहे कि बाबा ये तो मज़ा आ जाएगा इस किताब में, फ़ोटो जो काट काट के हम लोग स्कूल में लड़कों को दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सब किताब काट लेना, इसको मत काटना। अच्छा, क्या कुछ था। हाँ, वो किताब अद्भुत थी। मैंने हम लोग दोनों भाइयों के अंदर जो चीज़ें आई हैं, वो उस किताब का अल्फ़ाबेटिकल उसमें था। बुक ऑफ नॉलेज उसका नाम ही था, 8 वॉल्यूम में किताब थी। और वो किताब मेरे पिताजी ने अपने पहले तनख्वाह से खरीदी थी। अच्छा। तो वो किताब हम लोग उसको पढ़ते थे, जो भी मिल गया। कहीं गुलिवर ट्रेवल्स की कहानी उसमें मिल गई, कहीं बंदरों का चित्र था उसमें, तो बाप रे बाप, एक से एक, मैंने सैकड़ों बंदर उछल के जा रहे हैं, हाथी का है, मैमल से, क्या क्या नहीं, हर चीज़ ही था उसमें। ये अद्भुत है। आपके यहाँ किताबों का संबंध ना हो, ये हो ही नहीं सकता। घर में एक माने सबके गुरुओं के गुरु जिसको हम बोलते हैं, श्री सुभाष मिश्रा सर, और आप हैं पत्रकारिता से। पूरा परिवार किताबों, और किताबों से एक नया रास्ता मिलता है, और अच्छा रास्ता मिलता है कहा जाता है। चलिए अब राजनीति की ओर थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। आप पलामू के निवासी हैं, एक पत्रकार होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भी कैसे राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण डालते हैं? क्या कुछ है? देखिए, पलामू की राजनीति
मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी था मैं। मैंने पहले ही बताया कि किन किन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, कई स्टोरी ब्रेक कर दी पॉलिटिक्स की। लेकिन जो राजनीति मैंने यहाँ जो पलामू के राजनीतिक मैंने इतिहास की दृष्टि से देखा तो 1937 से मुझे मिलना शुरू हुआ। हाँ, मैं आपको वहीं से 1937 से ही बता रहा हूँ। 1937 में गुलाम भारत में पहली बार चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए। अंतरिम सरकार बनी थी। बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और बड़े वरिष्ठ मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। उस समय चुनाव जो हुआ तो 3 लोग पलामू से जीते। उस समय आज की तरह नहीं होता था कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र है, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र है, लातेहार। पलामू साधारण ग्रामीण पश्चिमी, पलामू साधारण ग्रामीण दक्षिणी, पलामू साधारण ग्रामीण सुरक्षित, ये 3 विधानसभा क्षेत्र। संभवतः मैंने थोड़ा नाम इधर उधर हो सकता है। तो एक से जीते यदुवंश सहाय, दूसरे से जीते राजकिशोर सिंह, तीसरे से जीते जीतूराम। पलामू की राजनीतिक शुरुआत यहीं से, चुनावी राजनीति जो हुई है ये पहले 3 नाम। हाँ, उसी साल 1937 में यहाँ चुनाव हुआ था जिला परिषद का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी बोलूँ या लिखूँ वो प्रमाणिक हो। तो मेरे पास एक किताब बने, किताब के शक्ल में तो नहीं मिली, उसका PDF मिला मुझे। मेरे अनुभव श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की किताब है। तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता मुख्यमंत्री को, वो और सभापति की इच्छा थी कि यहाँ यदुवंश सहाय जी अध्यक्ष का चुनाव लड़े। लेकिन कुछ ऐसे स्थिति बन रही थी कि मैंने दोनों प्रतिद्वंदियों को समझा के यहाँ पे समझौता कराया दोनों के बीच और यहाँ चुनाव हुआ। तो उसमें उन्होंने पद तो नहीं लिखा है, लेकिन जो मेरे पास सारी जानकारियाँ हैं तो राजकिशोर सिंह अध्यक्ष बने जिला परिषद के और यदुवंश सहाय जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। उस समय जिला आज हम लोग, अगर मैं पलामू में बैठा हूँ, हम लोग इस पलामू को देखें, ये पलामू नहीं, लातेहार गढ़वा सब ये पूरे हाँ, पहली चुनावी राजनीति पलामू में 1937 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर किसी और के पास होगा तो हो सकता है आपके चैनल पे इस खबर को, इस बात को देखने के बाद वो कह दे कि नहीं भाई 1937 के पहले में भी पलामू में चुनाव हुआ हो। तो लेकिन मुझे जो, और मेरे पास दोनों के लिए विधानसभा का लिस्ट भी है मेरे पास और वो किताब की। चुनाव हुआ 1937 के बाद, सरकार बनी। लेकिन 1940 में फिर विरोध ऐसा शुरू होता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सरकार ने इस्तीफा दे दिया, विधानसभाएं तारीख। उसके बाद फिर 1946 में चुनाव हुआ। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय मेरे पास एक उस समय का पर्चा है कि यदुवंश सहाय का तूफानी दौरा 1945 नवंबर में या दिसंबर में तारीख सब दिया हुआ है। इतना तारीख को महुआ डांड, इतना तारीख को रंका, इतना को भंडरिया, इतना को पवनाथपुर, पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है भौदीय, ऊपर लिखा हुआ है गांधी जी की जय और नीचे है भौदीय गौरीशंकर ओझा सभापति पलामू कांग्रेस। तो 1946 का ये दस्तावेजी सबूत भी है मेरे पास कि चुनाव प्रचार कैसे होता था। पर्चा छपता था और उसमें पूरा इनका। तो उस समय जो चुनाव हुआ तो फिर यही तीनों लोग जीते और चौथे जीते। अब उनका जिक्र जब 1950 में संविधान लागू हो गया तब फिर से जब शपथ लोग लिए तो उसमें लिखा हुआ है कि अमीय कुमार घोष छोटा नागपुर साधारण से विधायक थे। वो शपथ में उनके लिस्ट में है, वो सरकारी दस्तावेज में है, वेबसाइट में है विधानसभा के। तो 46 में ही 4 लोग जीते चुनाव। ये 4 जब जीते तो फिर तब तक देश की आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 42 का आंदोलन हुआ था। मैंने शहर थे तो मैंने इतने लोग जेल गए थे। मैंने पिता पुत्र की जोड़ी भी जेल में थी। यदुवंश सहाय तो उनके संग 16 साल के बेटे भी जेल में थे। गणेश प्रसाद वर्मा जेल में थे तो उनके साले गोकुल प्रसाद वर्मा भी जेल में थे। मैंने पूरा परिवार एकदम बिल्कुल जेल में था और ऐसी स्थिति थी। जब चुनाव हो गया, जब आज़ादी की बात आ गई तो हुआ कि भाई देश चलेगा कैसे। राजतंत्र तो हो नहीं रहा था, भारत ने प्रजातंत्र स्वीकार करना था। भारत को प्रजातंत्र चलेगा कैसे, तो उसके लिए एक संविधान होना चाहिए। बिना संविधान के तो एक परिवार नहीं चलता है। परिवार का मुखिया अगर होता है, वो किसी चीज़ पे लिख दिया कि मेरी ये संपत्ति है, ये 4 भाग में बांट रहा हूँ और उसके नीचे उसका हस्ताक्षर हो गया, तो वो
मान्य, कहीं भी वो। तो इस देश को चलाने के लिए जब संविधान बनाने की बात आई, तो उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो कोई 300 से ऊपर सदस्य थे, लेकिन बंटवारा के बाद 299 सदस्य रह गए संविधान सभा में। उस संविधान सभा में 2 लोग थे पलामू के, यदुवंश सहाय जी, जिन्हें कि लोग यदु बाबू के नाम से भी जानते हैं, और अमीय कुमार घोष गोपा बाबू के नाम से। ये दोनों मेरे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारा सौभाग्य है। एक तो घर अभी भी है यदुवंश सहाय जी का, जिनके घर में देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आके रुके हों, जिसके घर में आके जयप्रकाश नारायण रुके हों, जिसके घर में आके महान साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी रुके हों, जिस घर में रामवृक्ष बेनीपुरी के बेटा रह के पढ़े हों। मेरे पलामू का रिश्ता ये है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बेटे यहाँ पढ़ते थे जिला स्कूल में। ये भी निकलते चली गई तो अब वो जो सेवा सदन यहाँ पे है, अब तो वो पुरानी बिल्डिंग टूट गई है, लेकिन वो बिल्डिंग जब थी तो उसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आए थे तो वो रुके थे। अब आपने पढ़ने की भी बात एक जगह कही थी, तो पढ़ने के दौर में मेरा ये सौभाग्य रहा है, इस शहर के, इस ज़िले के लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है कि लोगों ने अपनी निजी डायरियाँ दी हैं। अच्छा। हाँ, निजी डायरियाँ दी हैं, निजी पत्र दिए हैं। पति पत्नी के बीच जो पत्र लिखा गया है ना, वो पत्र तक मुझे लोगों ने दिया है, और वो पत्र मैंने सार्वजनिक किया है। ये नहीं कि उसका इस्तेमाल अपने लेखन में किया है, और वो चीज़ें बहुत जानकारी देने वाली मिली। आज भी मैं यहाँ गणेश प्रसाद वर्मा जी, जिनका जिक्र मैंने किया था, तो जो दूसरी धारा थी यहाँ, उसके वो नेता थे, उनके संग गंगा प्रसाद जी थे और बाकी कई लोग उनके संग थे। आज मैं उनके घर गया था, उनके जो बेटे थे सत्यपाल वर्मा, तो 2 लोगों के मुंह से पलामू का इतिहास निकला है। एक मोहन बाबू के नाम मुंह से निकला है और एक सत्यपाल वर्मा के नाम से। तो सत्यपाल वर्मा जी की आज पुण्यतिथि थी। अच्छा। कल पुण्यतिथि थी, आज मैं उनके घर गया था। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ये हो रहा है, उनके यहाँ गया तो मुझे वो ऐसे दस्तावेज उनके यहाँ मिल गए, गणेश प्रसाद वर्मा की डायरी मिल गई, और 15 अगस्त 1947 को वो जपला और कहाँ उस पर लिखा हुआ एक और जगह वहाँ थे, और क्या क्या हुआ था वो पूरी बात मिल गई है। तो लोगों ने अपनी डायरी दे दी। उमेश्वरी चरण जी का, जिनका मैंने नाम लिया, उनकी जेल डायरी मिल गई। उस जेल डायरी से ये हुआ कि लोग पहले जानते ही नहीं थे कि नेताजी कब आए थे यहाँ। लोग, किसी का था कि रामगढ़ कांग्रेस के पहले आए थे, किसी का था कि बाद में आए थे, किसी का था कि जाते समय आए थे। उनकी डायरी में लिखा हुआ था कि 10 फरवरी 1940 को यहाँ आए थे। एकदम बिल्कुल पुख्ता सबूत मैंने लिखा। लोगों ने कहा कि रही तो आपने बहुत बड़ी चीज़ बता दी। गांधी जी के आने की थी तो गांधी जी के हस्ताक्षर मुझे मिल गए। गांधी जी यहाँ जब 10 जनवरी 1927 को आए थे तो उनके जो उन्होंने संदेश दिया था वो मिल गया मुझे। उनको जो मानपत्र दिया गया था वो किसी ने नहीं देखा था पलामू में। जहाँ था वहाँ से फिर नीलकंठ सहाय जी, जिनकी चर्चा मैंने की, उनके पास वो सम्मान पत्र था। वो सम्मान पत्र 2 जगह सम्मानित किया गया था, वो सम्मान पत्र भी मुझे मिला। एक प्रश्न उठ रहा है, उस जमाने की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आपने रखा, क्या अभी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उस परिप्रेक्ष्य से अपने आप को जोड़ पाता है? क्या अभी का क्या दृश्य है? देखिए, एक जो राजनीति में हर जगह होता होगा, लेकिन मेरे ज़िले में ये एक बड़ी ख़राब चीज़ रही कि हम अपने समकक्ष जो राजनीतिज्ञ रहे ना, उनको समझ नहीं पाए। उसी का ये हुआ कि जो देश का संविधान बनाने वाले थे, देश के उस समय के तो सबसे बड़े नेता होंगे, जो देश का संविधान बना रहा हो, देश का यहाँ का विधायक हो। उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, दोनों यहाँ वकील भी थे। अच्छा। डाल्टनगंज कोर्ट में दोनों वकालत करते थे, तो सबसे बड़े वकील भी होंगे उस समय के, जो संविधान बना रहा हो। तो इस देश के सबसे बड़े, मैंने इस जिले के सबसे 2 बड़े नेता थे, उनको हम लोग नहीं जाने। जो यहाँ के सबसे बड़े वकील उस समय के 2 लोग होंगे, उनको नहीं जाने। इसका कारण राजनीति रहा। आज भी वो हो रहा है, अरे फलनवा उका बड़े, हम उनका जानत नहीं थी। कोई भी बढ़िया वकील हो, कोई भी बढ़िया यहाँ का नेता हो, उसके समकक्ष से आप पूछ दीजिए तो भाई हो सकता है लोग मेरे बारे में भी कह सकते हैं कि हम उनको, तो एक देखना और एक होना, तो हम ये स्वीकार, मैं भी अभी भी स्वीकार करता हूँ। मैं आज बैठा हुआ था, मैं नए लड़के जो यहाँ अच्छा लिखते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि नहीं बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि भैया ये ऐसे मैंने किया। तो बताओ, हमारे समय में ये गड़बड़ी हुई। आज भी जो यहाँ का राजनीतिक माहौल है ना,
अरे वो फलाना वो मेयर का चुनाव लड़ रहा है, उसका तो हम जान नहीं रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति है। ये नहीं, उसकी जो मेरिट है उसको हाँ, मेरिट, आप विरोधी भी हों एकदम, यहाँ तो विरोधियों को भी, ये देश रहा है कि हम तो विरोधी को भी ये करें। ये देश रहा है जहाँ की कौरव पांडव इतना लड़ाई होती थी, जब संकट आया एक बार कौरवों के ऊपर, तो युधिष्ठिर ने कहा वयम पंचाधिक शतम, कौरवों को हम बचाने जाएंगे। जब भाइयों ने पूछा कि उनको क्यों हम बचाएंगे, तो बोला कि नहीं, हम 100 वयम पंचाधिक शतम, 100 से 5 ज़्यादा हैं हम लोग, मतलब दूसरे के लिए हैं। आपस में जब लड़ाई हुई तो फिर तो महाभारत हो गया। तो यहाँ भी लोगों को समझना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या हुआ कि यहाँ की राजनीति जो पत्रकार के नज़रिए से मैंने देखी, 2000 तक तो एक्टिव जर्नलिस्ट था मैं यहाँ, बाद में भी अब हर आदमी पत्रकार हूँ तो देश की राजनीति देखता हूँ। तो देश की राजनीति केवल दिल्ली में नहीं होती है, राजनीतिक घटना अगर डाल्टनगंज में भी हो रही है तो वो भी देश के स्तर की होती है, वो कहीं से क्षेत्रीय नहीं होती है। तो ये यहाँ एक बड़ा खराब रहा और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि यहाँ की जो प्रतिभाएं रहीं, यहाँ के जो प्रतिभावान नेता भी रहे, उनको हम लोगों ने बहुत छोटा समझ लिया। और आज उसी का ये है यहाँ। अब मैं उस राजनीति के इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक चुनाव होने वाला है यहाँ, कुछ तैयारी चल रही थी, उसे स्थगित कर दिया है। तो रोज़ मैं जुड़ा रहता हूँ, मेरा मोबाइल जब खुलता है तो एक अखबार का जब ऐप खोलेंगे तो उसमें सेट किया हुआ है पलामू का ही खुलेगा, दूसरे में भी है तो उसमें कई संस्करण खुलते हैं, वो भी पलामू खुलता है। सबसे पहले मैं अमर उजाला पढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ उस अखबार का संगठन ये है। दूसरा जैसे ही अखबार खोलता हूँ तो पहले पलामू का अखबार देख लेता हूँ, तब जाके फिर तो यहाँ की राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हूँ। तो बड़े छोटे स्तर पर राजनीति हो रही है यहाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर राजनीति हो रही है। जिसका भी योगदान है, जो नगर निगम या नगर पालिका या जो भी चीज़ यहाँ हो चुकी है, जिसका भी योगदान है, एक वार्ड कमिश्नर ने भी अगर योगदान किया होगा यहाँ के विकास में तो उसका जिक्र हाँ, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए, उसकी भी उपलब्धि देखी जानी चाहिए। तो यहाँ हम लोग उपलब्धि नहीं देखते हैं बल्कि टांग खिंचाई करने लगते हैं। और ऐसी टांग खिंचाई अगर करते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास पर असर पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हम टांग खिंचाई करने लगेंगे, मैं पत्रकार हूँ, आज लोग अगर मेरा टांग खिंचाई मेरी करने लगेंगे, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि जब हम गलत अगर नहीं होंगे, जो राजनीतिक गलती करते हैं, तब मैं लिखता हूँ पोस्ट, बहुत डर के लिखता हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसे तलवार की धार है कि जहाँ आप कुछ भी लिखते हैं उस पर तुरंत लोग कमेंट करते हैं। अगर मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर लिख रहा हूँ, पलामू के किसी भी चीज़ के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये किसका ये है आशीर्वाद है कि मेरे किसी भी पोस्ट पे आज तक एक भी किसी ने नहीं कहा कि आपने इसमें कुछ भी गलती लिखा हो। अच्छा, लेखनी में तो केवल शब्द होते हैं, भावनाएं तो होती नहीं हैं, वो तो बोलने से पता चलती हैं कि किस तरह के भाव से बोले गए हैं। ऐसा इसलिए भी विवादित हो जाती हैं जबकि चीज़ें अच्छी होती हैं, सही होती हैं। नहीं, हम वहाँ जहाँ निजी कर देंगे ना, मैंने जो लिखना शुरू किया ना, आपने जो ये किया, बहुत शर्मनाक स्थिति थी। जैसे ही बड़े शहरों में मैं कहा ना कि बड़े अखबार में मैं रहा, बड़े इसमें रहा, देश की राजधानी में पिछले 20 साल से, वो पलामू के हैं आप, मतलब कह रही। पहले तो हम लोग, अभी भी है, अब वो चीज़ खत्म हो रही है, बिहारी, मतलब कि बहुत ख़राब। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ थी। जैसे बिहार की चीज़ों के संग खत्म हुआ ना, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि राजेंद्र बाबू हमारे यहाँ के हैं, कुंवर सिंह जी हमारे यहाँ के हैं, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा हमारे यहाँ, एक कतार शुरू हो गई। लोगों ने बताना शुरू किया कि हम किस चीज़ के चलते गर्व कर सकते हैं। लेकिन पलामू के पास वो चीज़ था नहीं। हम लोग बस सुन लेते थे, बस सर झुका लेते थे कि हाँ भाई हमारे यहाँ तो बड़ा ये चीज़ है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तब उसकी बातें हाँ, उसका रिजल्ट सामने आया। दर्शकों, गर्व करने के लिए हमारे पलामू में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि चर्चाएं बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन समय की एक सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत हमें रहना ही होगा। बहुत सारी चर्चाएं हुई, और भी हो सकती हैं, फिर कभी चर्चा आगे बढ़ेगी और विषयों को हम छूने का प्रयास करेंगे। आप क्लाउड वेब इंडिया में अपना समय दिए, बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप वैसे कार्यक्रम दिखाएं
और जो पलामू के लिए गर्व करने की चीज़ है उस चीज़ को उठाए। बहुत चीज़ें हैं गर्व करने के लिए। धन्यवाद।